लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू शुरू कर दिया था और मैं आपको बोला था बेटा कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक मैंने उसमें आपको सेल बताया था, एक फाइबर बताया था और एक कौन बताई थी? मैट्रिक्स। और बेटा शायद सेल में मैं आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल को और मैक्रोफेज सेल को एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। सबको पता है इतना? सुनिएगा बेटा, मैक्रोफेज सेल के बाद मैं अभी शुरू करूंगा एक सेल बेटा जिसका नाम है मास्ट सेल। क्या नाम है बेटा? मास्ट सेल। ये मास्ट सेल देखो बेटा कैसी होती है, क्या काम करती है, सुनिएगा जरा। एक बात तो मैं आपको यह बता दूं कि मास्ट सेल जो होती है ना बेटा, कि मास्ट सेल जो होती है ये भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बेटा प्रेजेंट होती है। जैसे मैंने कल आपको फाइब्रोब्लास्ट बताया था और फाइब्रोब्लास्ट के अलावा कौन बताया था? मैक्रोफेज। उसके साथ साथ बेटा कौन सी सेल भी पाई जाती है? मास्ट सेल। यदि बेटा इस सेल के मैं आपसे शेप की बात करूं तो बेटा इस सेल का जो शेप होता है यह भी कैसा होता है? मैक्रोफेज की तरह, अमीबॉइड। कैसा होता है बेटा? अमीबॉइड। लेकिन जो इस सेल का बेटा न्यूक्लियस है वो इसको एकदम डिफरेंट बना देता है। किससे? मैक्रोफेज से। ये बेटा जो सेल है इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है बेटा एस शेप न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस होता है? बोलना, एस शेप न्यूक्लियस। आगे बात समझ में? अब सुनना बेटा जी, होता क्या है कि जो मास्ट सेल है ना बेटा, इन मास्ट सेल से बेटा 3 टाइप के सबस्ट्रेट रिलीज होते हैं। वैसे और भी होते हैं बेटा, लेकिन हमारे काम के सिर्फ 3 ही हैं। मास्ट सेल से एक तो बेटा रिलीज होता है आपका हिपेरिन। कौन बेटा? हिपेरिन के अलावा नेक्स्ट बेटा जो सबस्ट्रेट होता है उसका नाम होता है बेटा हिस्टामाइन। कौन होता है बेटा? और हिस्टामाइन के अलावा बेटा एक और होता है जिसका नाम होता है बेटा सेरोटोनिन। क्या नाम होता है बेटा? सेरोटोनिन। सुनिएगा जरा, अब ये हिपेरिन क्या काम करता है, हिस्टामाइन क्या काम करता है और सेरोटोनिन क्या काम करता है बेटा, यहीं पर मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। सुनिएगा जरा। सबसे पहले बात करूंगा बेटा मैं आपको हिपेरिन की। हिपेरिन क्या करता है सुनना। आपने प्लेटलेट्स का नाम सुना है सबने? प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। जब आप बेटा एक चैप्टर पढ़ेंगे ना सीबीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो वहां पर एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जब ब्लड का कोगुलेशन होता है ना बेटा तो फाइबर का फॉर्मेशन होता है। किसका? लेकिन ये जो हिपेरिन होता है इसके अंदर बेटा एक क्वालिटी होती है कि जो फाइबर जिनका फॉर्मेशन हुआ है उनको बहुत इजीली ये डिसॉल्व कर देता है। मतलब बेटा मैं एक चीज बोलूं कि ब्लड कोगुलेशन के अगेंस्ट वर्क करता है कौन? हिपेरिन। इसीलिए बेटा हम इसकी जो प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम लोग लिख देते हैं कि हिपेरिन जो होता है वो कैसा होता है? एंटीकोगुलेंट। कैसा होता है बेटा? बोलो, एंटीकोगुलेंट। अगला बेटा हिस्टामाइन का क्या प्रॉपर्टी है सुनना जरा। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिएगा जरा, कि हिस्टामाइन की बेटा मैं यदि आपसे प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये क्या काम करता है। मान लीजिए ये बेटा मैंने कोई आपको ब्लड वेसल बना दी। क्या बना दी? ब्लड वेसल्स। यदि बेटा इस ब्लड वेसल्स पर मैं आपको अटैक करा दूं हिस्टामाइन का। किसका बेटा? हिस्टामाइन का। तो होता क्या है बेटा, जब हिस्टामाइन किसी ब्लड वेसल्स के ऊपर अटैक करता है ना तो जो ब्लड वेसल्स की बेटा जो वॉल होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डायलेट। और आपको कुछ इस तरीके की ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं। मतलब एक तरीके से बोलूं कि हिस्टामाइन का जो फंक्शन है वो क्या होता है बेटा? वैसोडाइलेशन। अरे बोलो क्या काम होता है इसका? वैसोडाइलेशन। तो वैसोडाइलेशन का बेटा जो फंक्शन है वो कौन करता है? आपका हिस्टामाइन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे सुनिएगा जरा कि बेटा सेरोटोनिन क्या करता है। एक बात तो बेटा मैं आपको यह बता दूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सेरोटोनिन जो होता है ना बेटा, एक तो ये एंटी
डिप्रेशन होता है। मैं बताऊंगा बेटा इसको जब मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा। नर्वस सिस्टम में मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, एक होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर और एक होते हैं न्यूरो इनहिबिटर। जैसे मैं आपको दो वर्ड में समझाऊं कि जैसे मान लो यहां पर कोई सूचना है, अब एक अकेला न्यूरॉन तो इस सूचना को सीएनएस तक पहुंचा नहीं सकता बेटा। न्यूरॉन के बहुत सारे क्या बनते हैं, जंक्शन बनते हैं, जिनको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचना बेटा तब ट्रांसफर होती है जब न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर बेटा वो चीज होती है जो इंपल्स को एक न्यूरॉन से कहां भेजता है, दूसरे न्यूरॉन को। लेकिन बेटा एक होता है न्यूरो इनहिबिटर, जो सूचनाओं को बीच में क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। उनमें शामिल होता है कौन, सेरोटोनिन। डिप्रेशन क्या है बेटा, आप बहुत ज्यादा थॉट्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा विजन रख रहे हैं, बार बार किसी चीज को रिपीटेड वे में आप लोग सोच रहे हैं, उसके बाद क्या होता है बेटा, डिप्रेशन की कंडीशन क्रिएट होती है। उस समय हमारी बॉडी में जो सेरोटोनिन है ना, इसका लेवल कम होता चला जाता है। सेरोटोनिन जब तक होगा तब तक हम डिप्रेशन के शिकार नहीं होते। समझ आ गई बात। और इसको बेटा मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा नर्वस सिस्टम में। अब एक वर्ड याद रख लो कि सेरोटोनिन जो होता है वो कौन होता है, एंटी डिप्रेशन। एक और बेटा इसका फंक्शन है जो हिस्टामाइन के थोड़ा सा अपोजिट है। कैसे, सुनिएगा जरा। मान लीजिए ये मैंने कोई ब्लड वेसल्स आपको बना दी और इस ब्लड वेसल्स पर मान लीजिए बेटा किसका अटैक करा दिया आपने, सेरोटोनिन का। किसका बेटा, सेरोटोनिन का। तो क्या होता है सुनिएगा, जो ब्लड वेसल्स आपको बेटा ये नजर आ रही है, इसका बेटा जो कुछ विड्थ है वो कुछ इस तरीके की हो जाती है। आप इसको देख पा रहे होंगे, क्या हो गई है, कम। इसको बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। जब बेटा एक बात सोचिएगा, ये वैसो डायलेशन है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। आगे बात समझ में। तो बेटा हिस्टामाइन का और सेरोटोनिन का फंक्शन हल्का क्या है, बोलो बेटा, अपोजिट है। यहां पर लिख देता हूं, ये क्या करा रही है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, फिर सुन लो बेटा। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है, हिस्टामाइन वैसोडाइलेशन करवाता है, और सेरोटोनिन जो होता है बेटा, एक बात और बता दूं, ये थोड़ा बेटा लेस क्वांटिटी में रिलीज होता है, यहां से कम होता है, ये दो ही ज्यादा होते हैं। अच्छा, आपने कभी एक चीज रियलाइज करी है, जैसे कभी किसी को आप में से हनी बी ने काटा हो और उस जगह पर स्वेलिंग आ जाती है, वो क्यों आती है पता है आपको, मैं बताता हूं। कि हनी बी ने मान लो आपको काटा बेटा, तो ये तो एपिडर्मिस है, इसके नीचे डर्मिस होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अब बेटा स्किन तो किसकी बनी हुई है, एपिथेलियम की, बट नीचे कौन सा टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो कौन सी सेल भी होंगी, मास्ट सेल। और मास्ट सेल बेटा जब डैमेज होगी तो कौन रिलीज होगा, बोले जना, हिस्टामाइन। और हिस्टामाइन क्या करवाता है, वैसो डायलेशन, जो हमको स्वेलिंग की फॉर्म में बेटा नजर आता है। आगे समझ में, अरे बोलो कोई दिक्कत है। तो बेटा ये कौन सी सेल पढ़ ली, बोलो हमने, मास्ट सेल। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक, आगे चले बेटा सुनना। बेटा नेक्स्ट जो सेल है उसका नाम है एडिपोसाइट सेल। कौन सी सेल बेटा, एडिपोसाइट सेल। देखो बेटा जो एडिपो वर्ड है ना, ये यूज में आता है बेटा फैट के लिए, और साइट का मतलब मैंने आपको बता ही रखा है। मतलब एडिपोसाइट सेल्स जो होती है ना, इनको फैट फॉर्मिंग सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सुनिएगा, इनको बोलते हैं फैट फॉर्मिंग सेल। क्या बोलते हैं, बोलिएगा जरा, फैट फॉर्मिंग सेल। अब बेटा सुनो, ये जो फैट फॉर्मिंग सेल होती है ना, इनकी भी बेटा कुछ डिफरेंट टाइप की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। कौन कौन सी डिफरेंट टाइप कंडीशन होती है, सुनिएगा जरा, मैं भी आपको एक वर्ड से समझाऊंगा। मान लीजिए बेटा एक बार तो हमको कुछ एडिपोसाइट सेल ऐसी देखने को मिलती हैं कि बेटा ये कोई एडिपोसाइट सेल है, ठीक है, और इसके सेंटर में एक बेटा राउंडेड स्ट्रक्चर्स मौजूद है कुछ इस तरीके से। और ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर बेटा जो मौजूद है ना, इसका नाम होता है बेटा ग्लोब्यूल। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोब्यूल। और हकीकत में बेटा ये ग्लोब्यूल ही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फैट का क्या होता है, डिपोजिशन।
यहां पर फैट का बेटा स्टोरेज होता है एक तरीके से। और दूसरा इसमें क्या देखने को मिलता है कि एक ही ग्लोब्यूल है बेटा, ओनली सिंगल ग्लोब्यूल है यहां, और इस जगह पर सेंटर के अंदर तो कौन है, ग्लोब्यूल, और बेटा पेरीफेरी में ये वाला जो जगह है, ये वाला, यहां मिलता है बेटा न्यूक्लियस। ये कौन है बोलो, न्यूक्लियस। आगे बेटा बात समझ में। दूसरी कहानी कैसी होती है, इधर ध्यान दीजिए बेटा। एक कहानी ऐसी होती है कि बेटा ये मैंने बना दिया आपको कोई सेल, और बेटा पेरीफेरी के अंदर आप समझ गए होंगे, शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये बेटा मैंने कुछ क्या बना दिए, ग्लोब्यूल। अरे क्या बना दिए बोलिएगा जरा, ग्लोब्यूल। ये है बेटा आपके ग्लोब्यूल। और इस वाले सेल के अंदर क्या हो रहा है बेटा, आप मुझे खुद बता देंगे। ये बेटा मैंने इस वाली सेल का एक तरीके से क्या बना दिया बोलिएगा, न्यूक्लियस। बेटा जब आप कंडीशन फर्स्ट को देख रहे होंगे तो आपको इस सेल के अंदर ओनली कितना ग्लोब्यूल नजर आ रहा है, एक। और जब आप सेकंड टाइम कंडीशन देख रहे होंगे तो यहां ग्लोब्यूल का जो नंबर है मोर देन क्या है, 1। और जब बेटा ग्लोब्यूल केवल एक अकेला हो तो ऐसी एडिपोसाइट सेल्स जो होती हैं उनका नाम होता है बेटा मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट सेल। क्या बोलते हैं बोलिएगा जरा, मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट सेल। और जब बेटा ग्लोब्यूल का नंबर क्या हो, ज्यादा, तो ऐसी सेल को हम लोग नाम देते हैं मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट सेल। समझ में आ गया इतना? सुनिए बेटा, यदि एडिपोसाइट सेल के अंदर ओनली सिंगल ग्लोब्यूल प्रेजेंट है तो वो मोनोलोक्यूलर, और मोर देन 1 ग्लोब्यूल प्रेजेंट है तो वो मल्टीलोक्यूलर। यहां तक कोई दिक्कत? सुनना बेटा जी, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना कि इसका बेटा इसके अंदर ओनली कैसा है बोलो, अरे बोलो ना, सिंगल कौन है, ग्लोब्यूल। और बेटा यदि मैं इसके न्यूक्लियस की आपसे बात करूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कौन से पार्ट में है, पेरिफेरल पार्ट में। लेकिन बेटा इस वाली यदि मैं सेल की बात करूं तो यहां पर सिंगल ग्लोब्यूल थोड़ी है, नो, यहां पर है मोर देन 1 ग्लोब्यूल। क्या है बोलिएगा जरा बेटा, मोर देन 1 ग्लोब्यूल। मोर देन 1 ग्लोब्यूल। और बेटा यदि सेकंड वाली सेल में मैं आपको न्यूक्लियस का अरेंजमेंट बताऊं तो न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट है बोलो, सेंट्रल पार्ट में। यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब सुनिएगा बेटा, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन जहां से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको एक बात बताऊंगा, सुनना बेटा, कि ऐसी एडिपोसाइट सेल जहां ओनली सिंगल ग्लोब्यूल है उनको क्या बोलते हैं, मोनोलोक्यूलर। और जहां पर मोर देन 1 ग्लोब्यूल है तो वो मल्टीलोक्यूलर। लेकिन एक बात आप याद रखना बेटा, मन में एक सवाल ये आता है कि सर एक बात बताओ, ये ग्लोब्यूल है क्या? तो अभी बेटा मैं आपको सिंपल वे में बोल दिया कि ग्लोब्यूल जो है ना बेटा वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फैट का क्या होता है, स्टोरेज। लेकिन बेटा अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहां पर ओनली सिंगल ग्लोब्यूल है और यहां पर मोर देन 1 ग्लोब्यूल है। इन बेटा जो सेल होती हैं इनके साइटोप्लाज्म में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। कैसा डिफरेंस देखने को मिलता है, सुनना बेटा, कि जो मोनोलोक्यूलर जो एडिपोसाइट सेल्स होती है ना, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है कम। कैसी होती है, कम। लेकिन जो मल्टीलोक्यूलर जो एडिपोसाइट सेल्स है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ज्यादा। और यू नो वेरी वेल द पावर हाउस ऑफ सेल इज रेफर्ड टू माइटोकॉन्ड्रिया। यदि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो इनका एनर्जी लेवल भी क्या होगा, कम। और यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो इनका एनर्जी लेवल भी क्या रहेगा, हाई। यस और नो? बेटा सुनिएगा,
मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट सेल्स जो है उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम है, तो एनर्जी लेवल भी क्या होगा, कम। और यदि ऐसी सेल से जो फैट बनेगा, ऐसे फैट को बोलते हैं व्हाइट फैट, जिसके अंदर एनर्जी लेवल क्या होता है, कम। और बेटा जो मल्टीलोक्यूलर जो एडिपोसाइट सेल्स होती है, वहां पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बोलो, ज्यादा। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा तो एनर्जी लेवल भी ज्यादा, और इससे बेटा जो फैट बनता है उसका नाम होता है ब्राउन फैट। आगे बात समझ में? व्हाइट फैट लेस एनर्जेटिक, ब्राउन फैट मोर एनर्जेटिक या हाई एनर्जेटिक। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत किसी को? सुनना बेटा, मैं इसको मेंशन कर देता हूं यहां पर कि जो मोनोलोक्यूलर जो एडिपोसाइट सेल्स हैं, इनके अंदर बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन है बोलिए, वो कैसी होती है, कम। यहां पर बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, बोलिएगा जरा, वो कैसी होती है, ज्यादा। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा तो बोलो ना बेटा, यहां पर एनर्जी क्या होगा, कम। और यदि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है तो भाई साहब वह एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा। यस और नो? और हमको पता है कि जिस फैट के अंदर एनर्जी लेवल होता है कम, वो कोई और नहीं होता, उसी का नाम कौन सा फैट होता है, व्हाइट फैट। और जहां पर एनर्जी लेवल होता है ज्यादा, वो कोई और फैट नहीं होता, उसी का नाम होता है कौन सा फैट, ब्राउन फैट। कोई दिक्कत किसी को? तो एडिपोसाइट सेल्स बेटा कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की। वन इज मोनोलोक्यूलर एंड अनदर इज मल्टीलोक्यूलर। नाम से क्लियर हो रहा है, मोनोलोक्यूलर ग्लोब्यूल कितना, अरे कितना, मल्टीलोक्यूलर ग्लोब्यूल मोर देन 1। यस और नो? आप इमेजिन करिएगा एक ही ग्लोब्यूल है तो न्यूक्लियस कहां चला गया होगा, पेरीफेरी में। यस और नो? बहुत सारा ग्लोब्यूल है तो न्यूक्लियस कहां गया होगा, सेंटर में। और मैंने बताया जहां एक ही ग्लोब्यूल होता है वहां नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम, तो हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कौन है, पावर हाउस ऑफ सेल। यस और नो? तो वह एनर्जी भी क्या होगा, कम। और जिस फैट में एनर्जी कम, दैट इज ए व्हाइट फैट। कोई दिक्कत किसी को? ये फॉर्मेशन करती है, स्टोर जो होता है ना वो स्किन के नीचे होगा, भी पढ़ाऊंगा, पेनिकुलस एडिपोसस की फॉर्म में, जिसको ह्यूमन की हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। क्या जी? बेटा मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा कि हकीकत में अब मैं आगे पढ़ाऊंगा कि एडिपोज टिश्यू नहीं होता, टिश्यू होता है एरियोलर। एरियोलर टिश्यू जो होता है ना बेटा, वही मॉडिफाइड होकर क्या बनाता है, एडिपोज टिश्यू बनाता है बेटा। आगे बात समझ में? हमारी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है एरियोलर, मैं भी समझाऊंगा आपको, लेकिन सम बेटा प्लेसेस पे क्या होता है, कुछ जगह क्या होता है कि जो एरियोलर टिश्यू जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है और वही क्या बनाता है, एडिपोज टिश्यू। आगे बात समझ में? ये कोई अलग से नहीं है, दोनों को दोनों स्किन के नीचे ही होते हैं। बट बेटा जो एरियोलर होता है वो तो सेप्टा की फॉर्म में मिलता है और एडिपोज फैट की फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना? और अभी आगे जब आएगा ना तो और डिटेल में समझा दूंगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, कोई दिक्कत किसी को? अभी मैं बताऊंगा, सुनिएगा। व्हाइट फैट जो होता है ना, जैसे मैं हमारी ह्यूमन की बात करूं, हमारे अंदर भी व्हाइट फैट होता है, लेकिन उसका नाम बदल जाता है, उसको बोलते हैं पेनिकुलस एडिपोसस, जिसको ह्यूमन हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। अब और डिटेल में जाऊं ना तो फीमेल के अंदर व्हाइट फैट ज्यादा डेवलप होता है मेल के कंपैरिजन में। हमारे अंदर ब्राउन फैट नहीं होता, ब्राउन फैट होता है बेटा न्यू बॉर्न बेबी के अंदर, जिसको बिल्कुल भी ठंड लगी तो कोल्ड रेसिस्ट डिवाइस कहते हैं। न्यू बॉर्न बेबी को क्या बोलते हैं, कोल्ड रेसिस्ट डिवाइस, उसको ठंड नहीं लगती। आप खुला पटक दोगे ना, नहीं मरने वाला वो ठंड से, उसमें क्या है, ब्राउन फैट है। ऐसे मैं आपको बताऊंगा रोडेंट एनिमल, जैसे रैट है, रैबिट है, श्रू है, समझ रहे ना, जो हाइबरनेटिंग एनिमल होते हैं ना, इकोलॉजी में पढ़ेंगे, उनको भी ठंड नहीं लगती, उनमें ब्राउन फैट होता है। आगे बात समझ में? तसल्ली पकड़ो, अभी एडिपोज टिश्यू जब पढ़ाऊंगा ना जब अच्छे से समझाऊंगा इसको। अभी खाली मैं किसकी बात कर रहा हूं, केवल सेल की। मैंने एडिपोज टिश्यू नहीं पढ़ाया है, मैंने अभी क्या पढ़ाया है, केवल सेल, ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई परेशानी हो तो बेटा पूछ लो। अब सुनिएगा, हम केवल इतनी सेल को बेटा डिटेल में पढ़ेंगे, मिजेनकाइमल सेल को हमको डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है,
ना प्लाज्मा सेल को पढ़ने की हमको नीड है, ना लिम्फोसाइट को पढ़ने की नीड है। सिर्फ बेटा ये 4 जो सेल्स हैं इनका डिटेल्स आपको आना चाहिए। सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट का, दूसरा कौन था मैक्रोफेज, तीसरा कौन मास्ट सेल, और चौथा कौन एडिपोसाइट सेल। यहां तक कोई दिक्कत? अब बेटा हम लोग जो नेक्स्ट कंपोनेंट है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, और उसका नाम क्या होता है बोलिएगा जरा, फाइबर। इसके बारे में बेटा चर्चा करेंगे। पढ़ाना शुरू करो बेटा, फाइबर को शुरू करें। सुनना बेटा जी, आपको एक बात तो सबको पता है कि फाइबर जो होता है ना, इसका फॉर्मेशन भी कौन सी सेल से होता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल से। बेटा सुनिएगा जरा, जब कनेक्टिव टिश्यू की बात चल रही थी और जब हमारी बॉडी में लिंकिंग की बात हो रही थी और सपोर्ट की बात हो रही थी, तो बेटा कनेक्टिव टिश्यू बिना फाइबर के ना तो लिंकिंग कर सकता था, ना क्या कर सकता था, सपोर्ट। तो क्या किया, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को जिम्मेदारी दे दी कि फाइब्रोब्लास्ट सेल तेरे को ही तो फाइबर बनाना है और तेरे को क्या बनाना है, मैट्रिक्स। ऐसे थोड़ी ना उसको मेन सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बोला। जब बेटा जिम्मेदारी आई फाइब्रोब्लास्ट सेल पर क्या बनाने की, फाइबर बनाने की, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल किसी से कुछ नहीं कहती। और बेटा मैं थोड़ा सा आपको बात बता दूं, चलो मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से डिस्कस करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा बेटा। हुआ क्या था बेटा कि सेल कौन सी थी बोलिएगा, फाइब्रोब्लास्ट। कौन सी सेल थी, इस फाइब्रोब्लास्ट सेल को जब रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तेरे को फाइबर बनाना है, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कहती हैं कि हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हम फाइबर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स अपने इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देती है। एक तो ये बात करती है अपनी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और एक ये बात करती है अपनी गोल्जी बॉडी से। और आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां प्रोटीन के फॉर्मेशन की बात आएगी वहां रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात होगी, और जहां लिपिड के फॉर्मेशन की बात आएगी वहां स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात होगी। ऐसा आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। और आपने यह भी पढ़ा होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली क्या बना सकती है, प्रोटीन। और वो प्रोटीन जो होती है ना, वो कोई काम की नहीं होती। वो जो प्रोटीन होती है वहां से निकलकर वेसाइकल के साथ गोल्जी बॉडी के पास पहुंचती है, और गोल्जी बॉडी में आपने पढ़ा होगा कि ग्लाइकोसाइलेशन के एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा आपने सेल के अंदर पढ़ा होगा। यही काम हुआ बेटा, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स थी उसकी RER और GB गोल्जी बॉडी दोनों मिलकर काम करती हैं। और कैसे काम करती हैं सुनिएगा जरा बेटा, बड़ा मजा आएगा आपको इसको पढ़ के। और यही मेन है बेटा, इसको पढ़ लेना, कोई टिश्यू में आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी कनेक्टिव में। हुआ क्या बेटा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की ये दोनों मिलकर काम कर रही हैं। और क्या काम कर रही है सुनना, इतना तो पता है ये प्रोटीन बनाएगी और ये उस प्रोटीन को मॉडिफाइड करेगी, पता है ना आपको। सुनना बेटा जी, समटाइम फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की बेटा जो RER थी उसने बना दी एक प्रोटीन, जिस प्रोटीन का नाम था बेटा कोलेजन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, अरे बोलो ना, कोलेजन प्रोटीन। एक बार क्या हुआ बेटा, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स थी उसने बना दी बेटा आपको इलास्टिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, अरे बोलिएगा जरा, इलास्टिन प्रोटीन। एक बार क्या हुआ बेटा, फाइब्रोब्लास्ट सेल ने जो प्रोटीन बनाई उसका नाम था रेटिकुलिन प्रोटीन। अरे कौन सी प्रोटीन, रेटिकुलिन प्रोटीन। अब हुआ क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ये बेटा प्रोटीन बना के छोड़ दी और इनको रिलीज कर दिया कनेक्टिव टिश्यू में, जाओ अपना अपना काम करो। कोलेजन प्रोटीन को रिलीज कर दिया, इलास्टिन प्रोटीन को रिलीज कर दिया, रेटिकुलिन प्रोटीन को रिलीज कर दिया। अब इन प्रोटीन को पकड़ा किसने, गोल्जी बॉडी ने। गोल्जी बॉडी ने क्या किया, इन प्रोटीन का डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन करके बेटा इन प्रोटीन को थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर में ले आई। और जहां थ्रीड की बात होगी
वही तो कौन होता है बेटा? फाइबर। आ रही बात समझ में? मतलब वो फाइबर जो कोलेजन प्रोटीन से बना होता है उसी का नाम होता है कौन सा फाइबर? कोलेजन फाइबर। अरे कौन सा फाइबर है? बोलो ना, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर बेटा वो फाइबर जो इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है उसका नाम होता है कौन सा फाइबर? अरे बोल दो जरा, इलास्टिन फाइबर। और बेटा वो फाइबर जिसके अंदर होती है रेटिकुलिन प्रोटीन उसका नाम होता है रेटिकुलर फाइबर। अरे कौन सा फाइबर? रेटिकुलर फाइबर। मतलब बेटा फाइब्रोब्लास्ट सेल जब फाइबर का फॉर्मेशन करती है तो मैं एक बात क्लियर वे में कह दूं कि बेटा जो फाइबर होते हैं वो बेटा कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। वन इज कोलेजन फाइबर, सेकंड इज इलास्टिन फाइबर एंड थर्ड इज रेटिकुलर फाइबर। बेटा कोलेजन फाइबर की बात करूं तो इट इज मेड ऑफ कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन फाइबर मेड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन एंड रेटिकुलर फाइबर मेड ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन। लेकिन सुनना बेटा, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां मन में एक छोटा सा एक सवाल ये आता है, गुरुजी ये डिफरेंट टाइप का क्या जरूरत पड़ रहा था? कभी कोलेजन प्रोटीन, कभी इलास्टिन प्रोटीन, कभी रेटिकुलिन प्रोटीन। बेटा मैं आपको पहले ही कह चुका इस चीज को कि डिफरेंट टाइप का बेटा ये जो प्रोटीन है ना ये इसीलिए आता है जिससे डिफरेंट टाइप का फंक्शन परफॉर्म हो सके। अब इनका फंक्शन कैसे समझ में आएगा अभी मैं आपको समझाऊंगा। सुनना बेटा, मैं सबसे पहले बात करूंगा कोलेजन फाइबर का, फिर करूंगा इलास्टिन का, और रेटिकुलर तो बहुत गरीब है, होता ही नहीं है बॉडी में, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सुनना बेटा जी, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेटा यहां पर कोलेजन फाइबर को। कोलेजन फाइबर की क्या खासियत है? सुनना कि कोलेजन फाइबर को आप जहां कहीं देखोगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यदि बेटा मैं बोलूं आप इसको यदि विजिबल कर पा रहे होंगे तो आप एक चीज बोल देंगे कि सर इतना तो हमारी समझ में आ रहा है कि कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? बंडल में। और बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मान लीजिए ये बेटा कोई एक पेन है, ये यदि अकेला है ना तो इसको ब्रेक करना मेरे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन यदि बेटा मैंने बहुत सारे पेन का क्या बना दिया? ग्रुप, तो मुझे इसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं होगा, बिकॉज जब बंडल का फॉर्मेशन हो जाता है ना तो उस जगह पर स्ट्रेंथ आ जाती है। यस और नो? तो सुनिएगा जरा कि जो कोलेजन जो फाइबर है वो किस में प्रेजेंट है? बंडल में। और एक और मैं आपको खासियत बताऊं कि बंडल में तो है ही है ये, इसके अलावा बेटा हर एक जो कोलेजन फाइबर है वो अनब्रांच्ड है। यहां से लेकर यहां तक देखो एक ही फाइबर है, कोई ब्रांच इसमें से निकली हुई नहीं है। तो बेटा कुछ ऐसी स्थिति हो रही है कि मान लो इनके बीच में थोड़ा बहुत कोई गैप भी होता तो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं क्या हो जाती? कम। लेकिन कोलेजन फाइबर ऑलवेज अरेंज इन बंडल, और कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड। ऐसा बेटा इसलिए करना पड़ा इनको जिससे ये अच्छे से अच्छी क्या प्रोवाइड करा सके? स्ट्रेंथ। यही बात समझ में? अरे बोलो नहीं आई समझ में? मतलब कोलेजन फाइबर जो होता है, यदि बेटा इस फाइबर का मैं आपको फंक्शन बताऊं तो इसका फंक्शन होता है बेटा प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अरे क्या प्रोवाइड करता है ये? स्ट्रेंथ। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात कोलेजन फाइबर के बारे में, यदि बेटा मैं कोलेजन फाइबर के आपसे कलर की बात करूं, किसकी बात करूं? कलर की, तो आपको कोलेजन फाइबर कौन से कलर के नजर आते हैं? बोलो बेटा, व्हाइट कलर के। अब सुनिएगा जरा, पूरा दिमाग रखना यहां, आपकी पूरी बॉडी में, अरे बेटा कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करता है कि नहीं करता? तो बिना फाइबर के वो पॉसिबल नहीं है। आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी आपको व्हाइट कलर नजर आ जाए, आप समझ जाना बिना सोचे समझे कि व्हाइट कलर जहां होगा कोलेजन फाइबर वहां होगा, और कोलेजन फाइबर जहां होगा स्ट्रेंथ वहां होगी। जैसे सुनना बेटा, आपको मैं एक विजिबल एग्जांपल दूं, जैसे आपको एक कॉर्निया नजर आ रहा है,
ये व्हाइट कलर है कि नहीं है? अरे आई का कॉर्निया व्हाइट कलर नहीं आ रहा आपको नजर? अब व्हाइट कलर यदि नजर आ रहा है ना, तो आप बिना सोचे समझे बोल देना कि यहां कौन सा फाइबर है, कोलेजन फाइबर। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि कोलेजन फाइबर जहां होगा व्हाइट कलर वहां होगा, और बेटा व्हाइट कलर जहां होगा स्ट्रेंथ वहां होगा। ये बड़ी पैरेलल चीजें हैं, नहीं आया समझ? अब अगले फाइबर की बात कर लेते हैं। इलास्टिन फाइबर हमको कैसा दिखता है बेटा? सुनना जरा। यदि इलास्टिन फाइबर की मैं आपसे स्ट्रक्चर की बात करूं तो इलास्टिन फाइबर बेटा कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। सुनना बेटा, ऐसा अरेंजमेंट होता है इलास्टिन फाइबर का। मतलब इलास्टिन फाइबर जो है ना बेटा, ये एक तो बोल दूं बिल्कुल भी बंडल में प्रेजेंट नहीं होते। उसके अलावा इनकी एक और खासियत है कि भाई साहब ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड। अब ब्रांच बनने से क्या बेनिफिट हुआ, सुनना जरा। मान लीजिए बेटा ये इलास्टिन फाइबर हैं और ये इस तरीके से अरेंज हैं। अब इन पर जैसे ही आपने हल्का सा प्रेशर लगाया ये इनरवेट कर जाएंगे, और जैसे बेटा आप यहां से प्रेशर रिमूव करोगे ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएंगे। और बेटा ऐसे मान लीजिए जैसे रबर होता है ना, आप उसको बेटा स्ट्रेच करोगे तो वो अपना साइज और जो शेप है उसको चेंज कर लेगा, लेकिन जैसे बेटा आप उस पर से प्रेशर को या फोर्स को रिमूव करोगे वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। और ऐसी बेटा जो क्वालिटी होती है उसका नाम होता है इलास्टिसिटी। अरे क्या नाम होता है? अरे क्या नाम होता है? मतलब मैं आपको बेटा यदि फंक्शन बताऊं कौन से फाइबर का, इलास्टिन फाइबर का, अरे किसका बोलो जरा, इलास्टिन फाइबर का, तो इसका फंक्शन होता है बेटा इलास्टिसिटी। अरे कौन होता है बेटा, इलास्टिसिटी। और बेटा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि मैं इसके भी कलर की बात करूं तो इसका जो कलर होता है बेटा वो होता है कौन सा कलर, येलो कलर। मतलब सिंपल सी बात है बेटा, दो जो लाइन है ना ये एक तरीके से बेटा बोलूं तो कनेक्टिव टिश्यू की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। आपको जहां कहीं, मैं फिर बोल दूं, व्हाइट कलर जहां कोलेजन फाइबर वहां, कोलेजन फाइबर जहां स्ट्रेंथ वहां, येलो कलर जहां इलास्टिन फाइबर वहां, इलास्टिन फाइबर जहां इलास्टिसिटी वहां। अभी मैंने आपको पढ़ा है नहीं ये टिश्यू, लेकिन सुनना, इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं ईयर पिन्ना। क्या बोलते हैं इसको? इसको कैसे ही मोड़ लो आप, ये मुड़ जाएगा। जैसे आप प्रेशर हटाओगे ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में चला जाएगा। दैट इज रिजल्ट ऑफ इलास्टिसिटी। तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि ईयर पिन्ना के अंदर कौन सा फाइबर है, इलास्टिन फाइबर। अरे नहीं आया समझे? ऐसे बेटा टिप ऑफ नोज, आप नोज को कहीं भी मूव कर दो चली जाएगी, लेकिन प्रेशर बेटा रिलीज करते ही वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगी। तो टिप ऑफ नोज ऑल्सो मेड ऑफ इलास्टिन फाइबर। इज इट क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत किसी को? ऐसे बेटा आप एक स्ट्रक्चर पढ़ोगे एपिग्लोटिस, और आप उसके बारे में जानते भी हो कि एपिग्लोटिस एक ढक्कन होता है। जब बेटा आप फूड को एक तरीके से इंजेस्ट कर रहे होते हो तो वो इस तरीके से ट्रेकिया को आगे ढक लेता है ताकि कोई फूड पार्टिकल ट्रेकिया के अंदर ना चला जाए। लेकिन बेटा जैसे फूड अंदर जाएगा ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। मतलब एपिग्लोटिस आल्सो कंटेन द क्वालिटी ऑफ इलास्टिसिटी बिकॉज एपिग्लोटिस आल्सो मेड ऑफ इलास्टिन फाइबर। अरे नहीं आया समझे? अगेन फिर रिपीट कर दूं मैं आपको, येलो कलर जहां इलास्टिन फाइबर वहां, इलास्टिन फाइबर जहां इलास्टिसिटी वहां, व्हाइट कलर जहां कोलेजन फाइबर वहां, कोलेजन फाइबर जहां स्ट्रेंथ वहां। अरे नहीं आया समझ? कोई दिक्कत किसी को? अब सुनना बेटा, सबसे लास्ट में रह गया रेटिकुलर फाइबर। ये क्या करता है सुनो, ये बहुत बकवास है, कुछ है ही नहीं है। एक तो ये लिख दूं बेटा, इसका कलर बता दूं आपको। एक तो एक ग्रे कलर का होता है, और बेटा अब आगे आप पूछने की कोशिश ही नहीं करोगे, लेस इन नंबर, होता ही नहीं है ये मान लो बॉडी में। और बेटा इसका जो नेचर होता है ना ये भी बहुत बकवास है, ना तो इसमें स्ट्रेंथ है ना इसमें इलास्टिसिटी है। ये होता है भाई साहब ब्राइटल नेचर का। ब्राइटल समझते हैं ना?
जरा सा प्रेशर लगाओ, खत्म उसका खेल, है ना। तो गरीब है, इसके बारे में ज्यादा पढ़ना भी मत। दोनों को लिख लो बेटा, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर। कोई दिक्कत किसी को? चलें आगे। भाई साहब पढ़ाएं? बोलो, पढ़ाएं क्या? सुनिएगा, नोट कर रहे हो? अरे कुछ बता तो दिया करो। हो गया नोट? सुनिए बेटा, अब इधर ध्यान दो आप लोग। यहां तक आपकी सबकी समझ में आ गया कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसके अंदर एक तो सेल्स होती हैं। अब मैं सेल्स को इग्नोर भी कर सकता हूं, क्योंकि सेल फाइब्रोब्लास्ट ने दो चीजें बना दी ना, फाइबर और कौन? मैट्रिक्स। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बेटा इस फाइबर का और मैट्रिक्स का अरेंजमेंट कैसा है? फाइबर का बेटा एक तरीके से बोलो, उसकी प्रेजेंस कैसी है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसका सीक्वेंस कैसा है। मैट्रिक्स है बेटा, उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसके बेसिस पर हम अभी कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। क्या कुछ होता है बेटा, सुनना। टॉपिक का नाम लिख देता हूं पहले ही, उसका नाम होगा टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किसके टाइप बेटा? कनेक्टिव टिश्यू के। सुनिएगा जरा, जब मैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करूंगा आप लोगों से, तो मुझे क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, सुनना बेटा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, बोर नहीं होंगे, सुनना। एक बार बेटा यह भी कह दूं कि इसका हम जो टाइप पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो अरेंजमेंट किसका? फाइबर का और मैट्रिक्स का। एक बार बेटा मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला कि है तो वो कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है बेटा जिस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो मैट्रिक्स है ना बेटा, वो तो है ज्यादा, समझ रहे हो, और उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बेटा जो फाइबर है ना, वो क्या है? कम। एक बार मुझे कुछ ऐसा देखने को भी मिला कि है तो कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जहां फाइबर तो कैसे हैं? ज्यादा, और मैट्रिक्स क्या है? कम। समझ में आ गया आपको इतना? एक बार बेटा मुझे कुछ ऐसा भी देखने को मिला, एकदम डिफरेंट चीज। वो कैसी मुझे डिफरेंट चीज देखने को मिली, सुनना बेटा। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि जो मैट्रिक्स होती है ना, वो या तो सेमी सॉलिड होती है या सेमी लिक्विड होती है, लेकिन कुछ ऐसे कनेक्टिव टिश्यू भी है जहां कोई स्पेशली बात हो गई। कैसी स्पेशल बात हो गई कि जो मैट्रिक्स अभी तक सेमी लिक्विड थी या सेमी सॉलिड थी, वो मैट्रिक्स कंप्लीट कैसी हो गई? सॉलिड। और समटाइम ऐसे कनेक्टिव टिश्यू भी देखने को मिल जाएंगे जहां फाइबर ही नहीं होते, जबकि मैंने आपको बताया कि फाइबर्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है तो कनेक्टिव टिश्यू, बट वहां पर फाइबर नहीं है। तो बेटा यह भी कुछ स्पेशल बात हो गई, जहां पर कौन एब्सेंट है? बोलना बेटा, फाइबर। अब सुनिएगा बेटा एक बात, कि यदि मैट्रिक्स है ज्यादा और फाइबर है कम, मतलब एक चीज बोल दो कि लिक्विड चीज तो ज्यादा है और डेंस पार्टिकल कैसे है? कम। तो ऐसा बेटा जो कनेक्टिव टिश्यू होगा उसका नाम होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। अरे क्या नाम होगा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू लूज क्यों है? बिकॉज वहां मैट्रिक्स तो क्या है? ज्यादा, और फाइबर कैसा है? कम। अरे नहीं आया समझ? तो सुनना बेटा जी, लूज कनेक्टिव टिश्यू की आइडेंटिटी, मैट्रिक्स तो ज्यादा और फाइबर कम। सेकंड कंडीशन देखिएगा बेटा, फाइबर ज्यादा है मतलब सॉलिड चीज ज्यादा है और सेमी लिक्विड चीज कम है, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अरे क्या नाम हो जाएगा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और बेटा यदि मैट्रिक्स ही हो जाए सॉलिड और ऐसा कनेक्टिव टिश्यू
जहां फाइबर ही हो जाए एब्सेंट। ये कुछ स्पेशल बातें हैं, इसलिए इसका जो नाम होता है वो होता है बेटा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यदि बेटा मैं सॉलिड मैट्रिक्स की बात करूं तो यहां पर मैं आपको दो चीज पढ़ाऊंगा। एक तो पढ़ाऊंगा बेटा आपको कार्टिलेज और एक पढ़ाऊंगा मैं बेटा आपको कौन, बोन। और जहां फाइबर नहीं होता इसको बोलते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। जहां एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लड और एक पढ़ाऊंगा बेटा कौन, लिम्फ। अरे नहीं आया समझ इतना? अब बेटा ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके भी आगे जाके आप टू टाइप पढ़ोगे, जिसमें एक आपका आएगा एरियोलर टिश्यू। अरे कौन सा टिश्यू? और एक जो आएगा उसका नाम होगा कौन सा टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। बोलो कोई दिक्कत? और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को बेटा मैं सेपरेट वे में बहुत डिटेल में ही पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। ये क्लासिफिकेशन समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चों को आ गया कि कनेक्टिव टिश्यू को बेटा हमने क्लासिफाई कर दिया कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। एक लूज, एक डेंस और एक स्पेशलाइज्ड। जहां मैट्रिक्स है ज्यादा फाइबर है कम बोले तो लूज, जहां मैट्रिक्स है कम फाइबर है ज्यादा बोले तो डेंस, और जब फाइबर ही नहीं है और मैट्रिक्स है तो सॉलिड है बोले तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब सबसे पहले बेटा हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू का क्या पढ़ेंगे बोलिएगा जरा, एरियोलर टिश्यू। इसको पढ़ेंगे बेटा हम लोग। बोलो कोई दिक्कत हो तो यहां तक? बेटा कोई परेशानी है क्या? सुनो, सबसे पहले शुरू कर रहे हैं बेटा एरियोलर टिश्यू को। सुनना बेटा जी, लूज में सबसे पहला टिश्यू जिसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सुनना बेटा एक बात, ये जो वर्ड है ना बेटा एरियोलर, ये जो एरियोलर वर्ड है इसका मतलब होता है बेटा गैप। क्या होता है बेटा? गैप। सुनना बेटा जी, एरियोलर के नाम से इतना तो आपकी समझ में आ गया कि ऐसा टिश्यू होगा जिसमें गैप देखने को मिलेगा। गैप को यदि मैं दूसरी भाषा में बोलूं ना तो इंटरसेलुलर स्पेस। कौन सा स्पेस? इंटरसेलुलर स्पेस। अब बेटा वो क्यों बने स्पेस, क्या रीजन रहा, अभी आपको समझाऊंगा। एक डायग्राम बनाऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा एक ही डायग्राम। बेटा गैप क्यों बनते हैं, इस पर क्वेश्चन आया था कि इस गैप बनने का रीजन क्या है, इसके लिए कौन सा फाइबर रेस्पॉन्सिबल है, मैं समझाऊंगा। सुनना जरा। मान लो बेटा मैं आपको एरियोलर टिश्यू को समझाने चाह रहा हूं लूज कनेक्टिव टिश्यू में। इसमें क्या होता है बेटा, आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि कोलेजन फाइबर जो होते हैं ना वो किस में अरेंज रहते हैं, बोलो? बंडल में। पता है ना बेटा आपको? इस तरीके से। सुनना बेटा जी, ये है बेटा आपका कौन सा फाइबर? कोलेजन फाइबर। और बेटा जी ये मैं ड्रॉ कर दिया आपको कौन सा फाइबर? इलास्टिन फाइबर। कौन सा फाइबर बोलना जरा? इलास्टिन फाइबर। शायद बेटा इस डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन से आप इतना समझ गए होंगे कि एरियोलर टिश्यू के अंदर कोलेजन फाइबर क्या होते हैं? ज्यादा, और इलास्टिन फाइबर या तो एब्सेंट होते हैं या बहुत ही क्या होते हैं? कम, लेस अमाउंट में होते हैं। अब हुआ क्या बेटा कि जो कोलेजन फाइबर का जो अरेंजमेंट था, कोलेजन फाइबर का अरेंजमेंट, उस कोलेजन फाइबर के अरेंजमेंट से बेटा इसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो गया? गैप का। लिख देता हूं बेटा, ये क्या है बोलिएगा जरा? गैप। और इस गैप का रीजन आया था ड्यू टू
अरेंजमेंट ऑफ कौन सा फाइबर बोलना? कोलेजन फाइबर। इस बात को मत भूलना बेटा। एनसीईआरटी के जो डायग्राम है ना, उसमें भी इसको बेटा शो करने की कोशिश करी है, गैप को। और जो गैप जो होता है ना, उसका रीजन पूछा था एक बार कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द गैप इन एरियोलर टिश्यू, और उसका करेक्ट आंसर क्या था? कोलेजन फाइबर। अरे कौन सा फाइबर? कोलेजन फाइबर। इतना समझ में आ गया? अब सुनना बेटा, ये जो गैप है, इस गैप के अंदर ही बेटा आपको 3 टाइप का सेल्स देखने को मिलता है। कौन कौन सा नाम आप मुझे खुद बता दोगे? एक सेल ऐसा होता है, एक सेल बेटा ऐसा भी होता है, और एक सेल जो होता है बेटा कुछ इस तरीके का भी होता है। तीनों सेल का नाम समझ गए? यह भी आया हुआ क्वेश्चन है कि जो एरियोलर जो टिश्यू होता है ना बेटा, इसके अंदर मैं पहले तो बात कर लेता हूं आपसे फाइबर का। किसका बेटा? फाइबर का। तो एरियोलर टिश्यू के अंदर बेटा जो कोलेजन फाइबर है, कौन सा फाइबर? वो तो कैसे अमाउंट में होता है बोलिएगा? हाई। इसके अंदर बेटा जो इलास्टिन फाइबर है वो कैसा होता है बोलिएगा? लेस। और बेटा जो रेटिकुलर जो फाइबर है ये तो कंप्लीटली क्या होता है बोलिएगा? एब्सेंट। और यदि बेटा मैं एरियोलर टिश्यू में सेल का बात करूं तो 3 टाइप का सेल देखने को मिलता है। एक का नाम तो आप सब जानते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। एक सेल देखने को मिलता है, कौन सी? मैक्रोफेज। और एक कौन सी? मास्ट सेल। बोलो कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? कोई परेशानी है यहां तक? अब सुनो बेटा, अब आज मेरे पास एक बच्चा आया, मेरे से कह रहा था सर एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन आता है क्या? यहां से क्वेश्चन आया था बेटा, है ना। और बताओ एनसीईआरटी क्या लिखती है? जब आप एरियोलर टिश्यू पढ़ोगे ना तो वहां पर लिखा हुआ है इट इज फाइंड बीनीथ द स्किन, ऐसे लिखा हुआ है। किसी ने कहा होता है नीचे, लेकिन पता है इस लाइन को जोड़ दिया लोकोमोशन एंड मूवमेंट से, और क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था कि स्किन के नीचे होता है। ये बताऊंगा कैसे आया था। बताओ कैसे आया था? आप मुझे आंसर दो, कैसे आया था? आइडेंटिफाई द टिश्यू विच लिंक लोअर लेयर ऑफ स्किन विद स्केलेटल मसल। द जुड़ गई ना? हाँ, इसका मतलब ये बीनीथ स्किन। अभी समझाऊंगा कैसे होता है। तो भाई प्लीज जो पढ़ा रहे हैं ना उसको पढ़ो। समझ में आ रहा है ना? बस ये बता देना आपको कि मैं बोलूंगा ऐसे, जस्ट इमेजिन आपको हाँ, फिर सही है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा मेरे से पूछ ले कि एरियोलर के अंदर कौन कौन सा फाइबर? कोलेजन हाई अमाउंट में, इलास्टिन लेस, रेटिकुलर एब्सेंट। सेल में मेनली 3, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल। बेटा एक क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों से। एक होता है बेटा इंटरसेलुलर स्पेस इन हाई नंबर, एक होता है इंटरसेलुलर स्पेस इन लेस और एब्सेंट। 2 क्वेश्चन है बेटा, यहां तक लिख लिया आपने? सुनना, मैं उसको नोट ही करा देता हूं। थोड़ा स्पेशल टर्म्स है बेटा इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में। इंटर सेलुलर स्पेस एक तो होता है बेटा हाई, और एक क्या होता है बेटा? लेस। या मैं क्या भी लिख सकता हूं इसको? एब्सेंट। मुझे इन दोनों का आप आंसर दे सकते हो क्वेश्चनों का? नीचे वाले का देना बेटा, कहां होता है? पक्का? आपने इसकी हेल्प कर दी, इसने सुन लिया। अच्छा हाई कहां होता है? एरियोलर में होता है, अभी तो बताया था। तो बेटा इंटरसेलुलर स्पेस
यदि बेटा मैं हाई नंबर की बात करूं तो कहां होगा बोलना, एरियोलर टिश्यू। और बेटा सबसे कम या एब्सेंट कौन से टिश्यू में, एपिथेलियम टिश्यू में। अब इसके बाद बेटा बात आती है एरियोलर टिश्यू के एग्जाम्पल की। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये लिखती है फाइंड बीनीथ स्किन, या बेटा ऐसे भी लिखा हुआ रहता है बिलो स्किन। और देखो यहां से क्वेश्चन भी नहीं आया, कैसे क्वेश्चन आया था मैं आपको बताऊंगा बेटा, लेकिन है ना आप पहले तो इसको देख लेना कि कहां प्रेजेंट है। अब मैं इसको ऐसे नहीं समझाऊंगा, मैं एरियल टिश्यू को बेटा दूसरे तरीके से आपको समझाऊंगा और उसका नाम होगा टेला सबक्यूटेनिया। क्या होता है सुनना जरा। देखो आउट का मतलब आउट, समझ रहे ना, और इन का मतलब इन। जब बाहर से आ ही गया क्वेश्चन तो फिर ढंग से पढ़ लेना उसको। और मैंने तो तब भी ढंग से ही पढ़ाया था। मेरे नोट्स देखोगे ना पुराने बच्चों के मिल जाएंगे, तो वहां भी मैंने उसको एज इट इज ऐसे ही पढ़ा था, अभी पढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं कंटेंट के अंदर कोई कटौती नहीं करता। मुझे पता है कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। बदला है तुम्हारा देखने का क्या बदला है, नजरिया। कुछ नहीं बदला भाई। सुनना बेटा, मैं इसको पढ़ाऊंगा एरियो टिश्यू कुछ इस तरीके से सुनना। टिश्यू वो एरियोलर ही है, लेकिन इसका एक मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं इसको, और उसका नाम होता है बेटा टेला सब क्यूटेनिया। ये क्या होता है सुनना बेटा, पहले आप लिख लो इसको, फिर मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा आपसे। नोट कर लिया सबने? नो, टेला सबक्यूटेनिया। सुनिए बेटा जी, क्या होता है ये, कैसा होता है कि बेटा ये मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं हमारी स्किन, और स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसका नाम होता है एपिडर्मिस। क्या नाम होता है बेटा, एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के नीचे स्किन की बेटा सेकंड लेयर हमको देखने को मिलती है, उसका भी अब सारे बच्चे नाम जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डर्मिस। क्या नाम है बेटा, डर्मिस। अब मैं आपको बेटा थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करूंगा यहां पर। कैसे, देखिएगा जरा। ये बेटा स्किन, ठीक है, ये स्किन की जो आपको नजर आ रही है एपिडर्मिस, इसके अंदर कौन होगी, डर्मिस। और यदि मैं बिल्कुल सेंटर में जाऊं तो आपको बोन आएगी नजर। बोन ही तो होती है बिल्कुल। बोन के ऊपर आपको हल्का सा कौन नजर आएगा, फैट। समझ रहे हो ना। और बोन के ऊपर मसल्स भी तो नजर आती है। यदि बेटा ये बोन है, स्केलेटन मसल्स नहीं होती हमारी बॉडी में जो बोन से अटैच रहती हैं? अरे नहीं जानते क्या मसल्स? देखो बेटा, मान लीजिए जैसे ये ह्यूमरस है, तो आपको नजर आ रही है मसल्स ही तो है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। एमबीबीएस करोगे जब पढ़ोगे आप उनको बहुत डिटेल में, है ना। मतलब सुनना, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, नीचे कौन, डर्मिस। अब मैं इसके नीचे बेटा बिल्कुल सेंटर में जा रहा हूं पहले। कैसे, यहां पर देखिएगा जरा। सुनना बेटा जी, ये मैंने आपको कोई क्या बना दी बोलिएगा बेटा, बोन। और इस बोन से बेटा मैं अभी यहां पर अटैच कर देता हूं एक मसल्स को। ये बेटा मसल्स, इसका नाम होता है बेटा स्केलेटन मसल। क्या बोलोगे इसको,
इसका नाम क्या है बेटा? स्केलेटन कौन मसल। अब सुनो बेटा, ये डर्मिस, ये स्केलेटन मसल, इनके बेटा मिड में इस तरीके से बेटा सेप्टा पाए जाते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? सेप्टा। और बेटा ये जो सेप्टा प्रेजेंट है ना, कौन प्रेजेंट है? सेप्टा, जो लिंक कर रहे हैं लोअर लेयर ऑफ स्किन टू स्केलेटन मसल। ये जो बेटा सेप्टा होते हैं, इन्हीं का नाम होता है टेला। कौन? सबक्यूटेनिया। और बेटा जी टेला सबक्यूटेनिया कुछ ना होता, ये आपका कौन सा ही टिश्यू है? एरियोलर टिश्यू। और इस डायग्राम से मैंने आपको बड़े बड़े इंट्रासेलुलर स्पेस भी शो कर दिए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? ये आया था क्वेश्चन बेटा, ये वाला। अब इनडायरेक्ट वे में आपको यही तो बोले ना कि बीनीथ स्किन, स्किन के नीचे तो हुआ, पर थोड़ा बेटा चेंज कर दिया। समझ में आ गया सबको? अरे कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलते क्यों ना आप लोग? अच्छा दिक्कत है? बताओ बेटा, कोई परेशानी हो तो यहां तक आगे चले। अब पता है एक गुड़िया ने मेरे से सवाल पूछा था कि सर स्किन के नीचे तो एरियोलर भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और बीनीथ स्किन एडिपोज भी लिखा हुआ है। अरे एडिपोज भी लिखा हुआ है बेटा, मुझे पता है। अब मैं बताऊं एडिपोज कहां होता है? जो आपको स्पेस दिख रहे हैं ना, ये इनमें बीच बीच में पाया जाता है। ऐसे बना ही देता हूं, दिक्कत कहां आ रही है? मान लीजिए ऐसे बेटा फैट डिपॉजिट होता है इस तरीके से। समझ में आ गया आपको? ये जो फैट होता है ना, इसी का नाम होता है एडिपोज टिश्यू। दोनों स्किन के नीचे होते हैं। सर दोनों ही में से एक को चुनना पड़ा तो किसके साथ जाएंगे? हैं? किसके साथ जाओगे? एरियोलर के साथ में? कौन बताया था? हैं? क्या सही बोल रहे हो आप? यदि एक को चुनना पड़ा तो किसके साथ जाओगे? एरियोलर के साथ, बिकॉज कनेक्शन तो कौन क्रिएट कर रहा है? एरियोलर। और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है भैया, एडिपोज तो कहीं कहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है आपके? फिर ठीक है। समझ में आए नहीं आए? क्या हुआ? मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा था अभी। तो तेरी गलत फहमी है कि हमारी समझ में आता है। कहां से समझ में आएगा बेटा? एक बात बोलूं आप लोगों से, यदि मेरा पढ़ाया समझ नहीं आया ना जूलॉजी, तो दुनिया में आप उम्मीद छोड़ देना कि आप जूलॉजी पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ, आगे चले बेटा, एडिपोज को शुरू करें। सुनना बेटा जी, नेक्स्ट टिश्यू लूज के अंदर, जिसका नाम है बेटा एडिपोज टिश्यू। बेटा मैं एक बात बोल दूं आप लोगों से, है ना, पहले तो बिना कोई टेंशन के, कि एडिपोज टिश्यू होता ही नहीं है। हकीकत में बेटा टिश्यू कौन सा होता है? एरियोलर टिश्यू। भाई साहब एरियोलर टिश्यू क्या होता है? कुछ जगहों पर मॉडिफाइड हो जाता है, और मॉडिफाइड होकर किसका फॉर्मेशन कर देता है? एडिपोज टिश्यू का। सुनिएगा बेटा कैसे करता है, मैं बता देता हूं आपको। आप सब बच्चे जानते हैं कि जो एरियोलर जो टिश्यू होता है ना बेटा, इसके अंदर जो सेल होती हैं वो कौन सी सेल होती हैं? बोलोगे जरा? फाइब्रोब्लास्ट सेल। बेटा जब एरियोलर टिश्यू मॉडिफाइड होकर एडिपोज बना रहा था, तो ये काम को करने वाली कोई और थोड़ी होंगी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ही होती हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स खुद मॉडिफाइड हो जाती हैं
कौन सी सेल में? एडिपोसाइट सेल में। नहीं आई बेटा बात समझ में? अरे कौन सी सेल में? एडिपोसाइट सेल में। और बेटा इसको मैंने अभी आपको बता ही दिया कि एडिपोसाइट सेल 2 टाइप की होती है। एक का नाम मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट सेल। अरे बताया कि नहीं बताया? और एक कौन बताया था अभी? मल्टी लोक्यूलर एडिपोसाइट कौन? सेल। मल्टीलोक्यूलर ने बेटा जिस फैट को बनाया उस फैट का नाम क्या था बोलिएगा जरा? ब्राउन फैट। अरे कौन सा फैट था? ब्राउन फैट। और भाई साहब इसने जिसको बनाया इसका नाम क्या था? व्हाइट फैट। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? परेशानी है क्या? अभी पढ़ाया तो था मैंने। अच्छा इनमें से हाई एनर्जी वाला कौन सा होता है? ब्राउन फैट। अच्छा लेस एनर्जी वाला? व्हाइट फैट। लेकिन बेटा यहां से आज तक कभी सवाल नहीं आया। बता रहा हूं बेटा सुन लो। अरे मैं बता रहा हूं सुन तो लो ना। यहां से कोई सवाल नहीं आया। इस फैट वाले टॉपिक को डायरेक्ट लिंक करता है टिश्यू इकोलॉजी से। और जब आप 12th क्लास में इकोलॉजी पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ेंगे ये एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, रोडेंट एनिमल, है ना? वो धूप वगैरह सेकने के लिए बाहर आते हैं फिर वापस बिलों में चले जाते हैं, कुतरने वाले रोडेंट। इकोलॉजी से कनेक्ट करता है। लिटरली वहां पर दे भी रखा है, ग्राफ बना रखा है टेम्परेचर के बेसिस पर, स्टेनोथर्मल ऐसा कुछ ग्राफ बना रखा है। अब सुनना बेटा, मतलब मैं है ना एक ही चीज कह रहा हूं आपसे। मैं अभी आपको मॉडिफिकेशन पढ़ाने वाला हूं, पहले ब्राउन फैट के और फिर किसके? व्हाइट फैट के, कि कहां कहां देखने को मिलता है, कैसा कैसा होता है। ठीक है भाई साहब? पढ़ाऊं क्या? परमिशन हो तो पढ़ाऊं? ठीक है। सुनना बेटा जी, पहले ब्राउन फैट को ही पढ़ा लेते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं भाई? ब्राउन फैट। आपके एनसीईआरटी में बेटा ये जो ब्राउन फैट है ना, इसके 2 एग्जाम्पल कंसीडर कर रखे हैं। इस वाले चैप्टर में नहीं है, अलग अलग चैप्टर में है। पहला मैं आपको बता देता हूं बेटा, न्यू बॉर्न बेबी। बेटा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, एकदम नया बच्चा, आप नहीं, आप तो दुष्ट हो पूरे पूरे, है ना? बेटा न्यूबॉर्न बेबी जो होता है ना, इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी में बेटा मेनली कौन ही होता है? ब्राउन फैट। और आपको बेटा मैंने बता रखा है कि ब्राउन फैट जो होता है ना, इसमें एनर्जी रिच होता है। और बेटा जो बच्चा होता है उस एनर्जी को हीट की फॉर्म में यूज लेता है। इसीलिए हम एक बात और बोलते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी है ना, इनमें जो ब्राउन फैट जो है वो ही न्यूबॉर्न बेबी को एक तरीके से कोल्ड क्या बना देता है? रेसिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि न्यूबॉर्न बेबी जो कोल्ड रेजिस्टेंस जो शो करते हैं, उसके लिए कौन सा फैट रेस्पॉन्सिबल है? ब्राउन फैट। आपको नींद आ रही है? तो नींद नहीं आ रही आपको? अच्छा फिर ठीक है। मैंने सोचा खुली आंखों से सो रहे हैं क्या? भाई 2 तरीके की नींद होती है। आप फिजिकली या हैं पर मेंटली नहीं है, यही थे क्या? फिर ठीक है। मैंने सोचा भाई चलो कोई ना, सम टाइम होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब कहने हो तो हमको बहुत कुछ है, बट हम कुछ कह नहीं सकते सर आपसे, है ना? सुनिए बेटा, एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ा दिया ब्राउन फैट का, न्यू बॉर्न बेबी। कौन पढ़ा दिया? न्यू बॉर्न बेबी। इसके अलावा बेटा एक इसका एग्जाम्पल और है,
उसका नाम है बेटा रोडेंट एनिमल। रोडेंट एनिमल्स को बेटा हम लोग ये भी कह देते हैं हाइबरनेटिंग एनिमल्स, जिनको बेटा ठंड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। समझ रहे हो आप? और कुतर कुतर के खाना पीना खाते हैं, जैसे रैट है, जैसे कौन है रैबिट है, और जैसे बेटा कौन है आपका श्रू है। इनके अंदर भी बेटा कौन सा फैट पाया जाता है बोलिएगा? ब्राउन फैट। तो दो एग्जाम्पल हैं बेटा ब्राउन फैट के। कोई दिक्कत है किसी को? कोई परेशानी है? सुनना बेटा, अगला मैं आपको पढ़ा देता हूं सेकंड नंबर, जिसका नाम है कौन सा फैट? व्हाइट फैट। सुनिएगा बेटा एक बात व्हाइट फैट के बारे में, कि व्हाइट फैट का बेटा मैं आपको पहला ट्रांसफॉर्मेशन समझा रहा हूं, जिसका नाम होता है पेनिकुलस एडिपोसस। ये क्या है बेटा? सुनना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि पेनिकुलस एडिपोसस क्या होता है बेटा? एक व्हाइट फैट का क्या होता है बेटा? लेयर। सेम कहानी है, कहां होता है? बिलो स्किन। लेकिन बेटा किसकी स्किन की बात कर रहा हूं मैं? ह्यूमन की। इसकी बात कर रहा हूं ह्यूमन की। ये बेटा जो व्हाइट फैट की जो लेयर होती है, जिसको बोलते हैं पेनिकुलस एडिपोसस, इसका एक और नाम है जो बहुत बेहतरीन नाम है, इसको बोलते हैं बेटा ह्यूमन हाइपोडर्मिस। क्या भी बोलते हैं इसको? ह्यूमन हाइपोडर्मिस। क्यों कहते हैं बेटा? मैं आपको बताऊंगा। जैसे हाइपोडर्मिस बहुत ज्यादा फंक्शन करती है प्लांट्स के अंदर, ऐसे ही बेटा ये जो व्हाइट फैट की लेयर है, इसके ह्यूमन की बॉडी में बहुत सारे फंक्शन है। पहला फंक्शन तो बेटा यही है कि व्हाइट फैट की फॉर्म में फूड का क्या होता है? स्टोरेज। दूसरा एक फंक्शन ये भी है कि बेटा ये जो पेनिकुलस जो एडिपोसस है, जो व्हाइट फैट का लेयर है, ये बेटा हमको हीट क्या बनाता है? रेसिस्टेंस। सर्दी भी कम लगने देता है और गर्मी भी कम लगने देता है। और बेटा एक चीज और बोलूं, ये एक चीज और प्रोवाइड करता है, जिसका नाम क्या होता है? ब्यूटी। और बड़ा सुंदर बनाता है। अब सुनना बेटा, वॉइस बुरा मत मानना बेटा, ये आपके लिए थोड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बेटा ये जो ह्यूमन हाइपोडर्मिस होती है, ये बेटा जो फीमेल होती है उनमें ज्यादा डेवलप होती है मेल के कंपैरिजन में। इसलिए बेटा जहां आप 10 रोटियां खाते हो ना, वो एक दो खा के काम चला लेती है, बिकॉज ऑलरेडी उनमें फूड का स्टोरेज रहता है व्हाइट फैट की फॉर्म में। जहां आप सर्दियों में बहुत सारे कोट वोट पहन के घूम रहे होते हो ना, वो वन पीस में घूम लेती हैं, बिकॉज व्हाइट फैट की लेयर बहुत ज़्यादा डेवलप है। और एक बात और बेटा, वो तो मुझे खैर कहना ही नहीं चाहिए कि ब्यूटीनेस जो होती है ना, वो फीमेल में मेल के कंपैरिजन क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है ना? क्या हो गया? एक आध चीज तो बढ़िया है, नहीं तो आप देखो, मैं पढ़ाऊंगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वहाँ हार्ट पढ़ाऊंगा। फीमेल में होता है 250 ग्राम का, मेल में होता है 300 ग्राम का। भाई साहब पढ़ाऊंगा क्या? नर्वस सिस्टम, ब्रेन पढ़ाऊंगा। 1250 ग्राम का होता है फीमेल में, 1300 ग्राम का होता है मेल में। दिल और दिमाग दोनों ही तो छोटे हैं, तो और भी आएंगे बहुत सारे टॉपिक। तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो बेटा इस वाले आप याद रखना है इसको। नेक्स्ट और देख लो बेटा, एक इसका ट्रांसफॉर्मेशन और भी है, जिसका नाम है बेटा ब्लबर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, दे रखा है बेटा इकोलॉजी के अंदर। ब्लबर क्या होता है बेटा? मैं बताता हूं आपको। जो सी फिश होती है ना, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, ब्लू व्हेल। जानते हो क्या ब्लू व्हेल को? जानते हो? और एक और फिश होती है बेटा सील। थोड़ा सा मैं बताऊं आपको इस तरीके से।
कि बेटा ये जो फिश होती है ना, इनकी फिश की बेटा जो स्किन है, इस स्किन के नीचे इस तरीके से व्हाइट फैट की क्या मिलती है, लेयर। और बेटा ये जो व्हाइट फैट की लेयर मिल रही है ना, ये कोई और नहीं है, इसी का नाम क्या होता है बेटा, ब्लबर। ये बेटा क्या करता है, ये जो ब्लू व्हेल जो फिश है, जो सील है, इनको बेटा एक तरीके से बोलूं तो कोल्ड रेसिस्ट बना देता है। क्या बना देता है, कोल्ड रेसिस्ट। आपको पता है ना बेटा, समटाइम जो सी जो होते हैं ना, उनमें बर्फ भी जम जाती है, तो मर जाएंगी ये तो। और इसका एक और एग्जाम्पल छोटा सा ही है, वो आप जानते हो, हम्प ऑफ कैमिल, देखा है ना, व्हाइट फैट ही तो होता है बेटा। और एक चीज और यदि आप रखना चाहो तो बट मत याद रखना, लिखा देता हूं, टेल ऑफ मरीनो सीप, वो भी बेटा किसके बनी होती है, दो याद रख लेना बस, एक ब्लबर और एक पहली वाली स्लाइड में जिसका नाम क्या है, पेनिकुलस एडिपोसस। ठीक है बेटा, और यहां पे आके एडिपोस टिश्यू क्या हो जाता है आपका, कंप्लीट। ठीक है, अब सुनना बेटा, मैं आपको कल पढ़ाऊंगा क्या, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और स्पेशलाइज्ड को डेंस को बेटा कल की क्लास में फिनिश करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब सुनिएगा, क्या बेटा, अरे लगेगी बेटा मेरी क्लास, आज शेड्यूल आ जाएगा, मेरी क्लास रेगुलर लगेंगी आपकी 16 जुलाई तक।